नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बोझ। दिल्ली की चमचमाती ऊंची इमारतों में से एक के 7वें माले पर राम का घर था। बाहर से देखने में यह घर किसी बड़े आदमी का आशियाना लगता था। चमकदार कांच की खिड़कियां, नीचे खड़ी चमचमाती गाड़ियां और चौकीदार का सलाम ठोकता हुआ अंदाज। लेकिन घर के अंदर की कहानी बिल्कुल उलट थी। एक कोने में दीवार से सटी पुरानी सी खटिया पर शांति जी राम की वृद्ध माँ करा रही थीं। उनकी सांसें भारी थीं, जैसे हर सांस के साथ जिंदगी का एक टुकड़ा बाहर निकल रहा हो। बुखार ने उनके शरीर को आग की तरह जला दिया था और कमजोरी ऐसी कि वह खटिया से हिल भी नहीं पा रही थीं। उनका चेहरा पीड़ा से सिकुड़ा हुआ था और आंखें धुंधली, लेकिन फिर भी बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। वहां से उन्हें अपने बड़े बेटे राम के आने की उम्मीद थी। राम मेरा बेटा कब आएगा? शांति जी की आवाज इतनी कमजोर थी कि वह हवा में कहीं खो सी जाती थी, लेकिन उसमें एक माँ की आस थी। वह आस जो एक माँ को अपने बेटे से हमेशा रहती है, चाहे वह बेटा कितना भी बदल जाए। शांति जी का मन बार बार अतीत में चला जाता था। वह गांव की गलियां जहाँ राम उनके आंचल में खेलता था, उनकी गोद में सिर रखकर सोता था, लेकिन अब वह राम कहीं खो गया था। दिल्ली की चकाचौंध ने उसे ऐसे जकड़ा था कि अपनी माँ की तकलीफ भी उसे दिखाई नहीं देती थी। राम उस वक्त ड्राइंग रूम में था। वह अपने नए चमचमाते फोन में कोई वीडियो देख रहा था। सोफे पर आलथी पालथी मारकर उसका चेहरा बेपरवाह था, जैसे दुनिया की कोई फिक्र उसे छूती ही ना हो। उसकी पत्नी ईशा किचन में थी। चूल्हे पर कढ़ाई में तड़कता तेल और सब्जियों की खटपट के बीच वह बड़बड़ा रही थी। ये बूढ़ी औरत अब सिर पर सवार हो गई है, दिन रात बीमार रहती है और राम को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं क्या इस घर की नौकरानी हो जो हर वक्त इसकी सेवा करूं? शांति जी की कराहें अब और तेज हो गई थीं। उनका गला सूख रहा था और शरीर में ऐसी जलन थी जैसे कोई आग की लपटें उनके भीतर भड़क रही हों। उन्होंने फिर पुकारा, राम बेटा, थोड़ा पानी दे दे। उनकी आवाज में दर्द था, लाचारी थी और एक माँ की वह पुकार थी जो अपने बेटे को हर मुश्किल में याद करती है। लेकिन राम ने बस सिर उठाया, भौहें चढ़ाई और गुस्से में बड़बड़ाया, अरे माँ, क्या हर वक्त चिल्लाती रहती हो? अब क्या हो गया? दिन रात यही ड्रामा। वह उठा तो, लेकिन पानी का गिलास लेने की बजाय किचन की ओर चला गया, जहां ईसा गुस्से में चाकू से सब्जियां काट रही थी। देखो, तुम्हारी माँ फिर से शुरू हो गई, ईसा ने तीखे लहजे में कहा, जैसे कोई जहर उगल रही हो। हर बार यही नौटंकी। मैं तो कहती हूँ इनको गांव भेज दो। वहाँ तुम्हारा भाई मोहन है ना, वही ढाबे वाला नीमा को संभाल लेगा। हमें यहाँ क्या जरूरत है इस बीमारी का बोझ ढोने की? पहले ही मेरे सिर पर ऑफिस, घर और ऊपर से ये रोज का रोना धोना। राम ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, जैसे बात कोई छोटी मोटी हो। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मोहन को फोन कर दूंगा, वो माँ को ले जाए। वैसे भी ऑफिस में इतना टेंशन है, मीटिंग्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, ऊपर से रोज का बीमारी का ड्रामा। मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो हर वक्त इनके पीछे पड़ा रहूं? शांति जी ने ये बातें सुन ली। उनका दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। उनकी आंखें जो पहले उम्मीद से चमक रही थीं, अब आंसुओं से भर गई थीं। वह कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया था। उन्होंने फिर राम को पुकारने की हिम्मत नहीं की। उनकी नजरें अब भी दरवाजे पर थीं, लेकिन अब उनमें उम्मीद की जगह गहरी निराशा थी। वह सोच रही थी, मेरा राम, मेरा लाडला, क्या वह इतना बेरहम हो गया?
क्या उसे अपनी माँ की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं? ईशा किचन से बाहर आई और शांति जी की खटिया के पास खड़ी हो गई। उसने ताने भरे लहजे में कहा, माँ जी आप भी ना हर वक्त बीमार रहती हैं, हमारा तो जीना हराम कर दिया। गांव में तो आप ढाबे पर काम करती थीं, वहां की हवा पानी आपको सूट करता था। यहाँ दिल्ली में तो बस हमें तंग करने के लिए बीमार पड़ती हैं। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? वहां मोहन के साथ रहती तो कम से कम हमें तो चैन मिलता। शांति जी की आंखें बंद हो गईं, उनके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे, लेकिन वह चुप रहीं। वह अपने छोटे बेटे मोहन को याद करने लगी। गांव में मोहन ने उन्हें कितने प्यार से रखा था। वह सुबह ढाबे पर जाता और शाम को लौटकर उनकी गोद में सिर रखकर अपनी सारी बातें सुनाता। लेकिन राम ने जब दिल्ली बुलाया तो शांति जी को लगा कि उनका बड़ा बेटा उनका सहारा बनेगा। उन्होंने मोहन को मना कर दिया और दिल्ली आ गईं। लेकिन यहाँ तो उन्हें सिर्फ ताने, तिरस्कार और उपेक्षा मिली। राम ने फोन रखा और चिल्लाया, माँ अब बस करो, चुप हो जाओ, मुझे एक मीटिंग के लिए तैयार होना है। हर बार यही तमाशा। वह बाथरूम की ओर चला गया, बिना यह देखे कि उसकी माँ की हालत कितनी खराब थी। उसकी आवाज में ना तो प्यार था ना सहानुभूति, बस एक ठंडी बेपरवाही थी, जैसे शांति जी कोई अनजान औरत हो जो उसके घर में बोझ बनकर पड़ी हो। ईशा ने भी शांति जी पर एक तिरछी नजर डाली और वापस किचन में चली गई। उसकी बड़बड़ाहट अभी भी जारी थी। पता नहीं कब तक ये ड्रामा चलेगा। मैं तो कहती हूँ इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो, वहीं पड़ी रहे। हमें क्या जरूरत है इसकी बीमारी का खर्चा उठाने की। शांति जी की सांसें अब और भारी हो रही थीं। उनका शरीर जल रहा था, लेकिन उनका दिल उससे भी ज्यादा जल रहा था। उनकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन अब वहां कोई उम्मीद नहीं थी। वह सोच रही थी, क्या मेरा बेटा इतना बेरहम हो गया? मैंने उसे जन्म दिया, पाला पढ़ाया और आज वह मुझे बोझ समझता है। उनके मन में गांव की यादें तैर रही थीं। वह ढाबा जहां वह और मोहन मिलकर काम करते थे, वह गांव की गलियां जहां राम और मोहन साथ खेलते थे। लेकिन अब सब कुछ जैसे एक बुरा सपना बन गया था। शांति जी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर पुकारा, राम बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, एक बार डॉक्टर को बुला दे। लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह राम तक नहीं पहुंची। वह खटिया पर पड़ी तड़प रही थी और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राम बाथरूम से निकला, अपने बालों को जेल लगाते हुए। उसने शांति जी की ओर देखा भी नहीं। वह अपने कमरे में चला गया, जहां उसने अपने महंगे सूट को इस्त्री करना शुरू किया। उसका चेहरा बेपरवाह था, जैसे उसकी माँ की तकलीफ से उसका कोई वास्ता ही ना हो। वह बड़बड़ाया, यार ये माँ भी ना हर बार बीमार पड़ जाती हैं। अब मैं क्या हर वक्त इनके पीछे पड़ा रहूं? मोहन को बोलना पड़ेगा, वो माँ को गांव ले जाए। मैं तो अब और नहीं झेल सकता। शांति जी की हालत और बिगड़ रही थी। उनका बुखार बढ़ता जा रहा था और सांसें इतनी भारी कि हर सांस के साथ उनकी छाती में दर्द उठता था। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उनके दिल में था। वह अपने बेटे की बेपरवाही को देखकर टूट चुकी थीं। उनकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उनके होंठ अभी राम का नाम पुकार रहे थे। वह सोच रही थी, शायद मेरा बेटा एक बार मेरे पास आ जाए, शायद वह मेरी तकलीफ देख ले। लेकिन क्या वह अब भी मेरा बेटा है? राम ने अपने भाई को फोन लगाया और अपने भाई मोहन से बोला, मोहन माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्हें लेकर डॉक्टर को दिखा सकूं, और अभी मेरे पास पैसे की भी किल्लत है, तो तुम यहाँ आकर उनको ले जाओ। हो सकता है शहर की हवा उन्हें सूट नहीं कर रही हो, क्योंकि वह गांव में रहने की आदी हैं।
और इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। इधर मोहन ने जैसे ही सुना कि उसकी माँ बीमार है तो वह उनको लेने शहर आ गया और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जैसे तैसे अपनी माँ को गांव ले गया। वहां अपनी माँ की उसने जी तोड़ सेवा की और अपनी माँ को फिर से सही कर लिया। लेकिन शांति जी का मन अभी भी अपने बेटे राम के लिए धड़कता था। वह सोच रही थी कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा किया। गांव की तंग गलियों में शांति जी का छोटा सा घर बसा था। मिट्टी की दीवारें जिन पर बारिश की बूंदों ने धब्बे छोड़ दिए थे और खपरेल की छत जो हर बरसात में टपकने की धमकी देती थी। घर के सामने छोटा सा आंगन था जहां सुबह सुबह शांति जी तुलसी के पौधे को पानी देती थीं और सूरज की किरणों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेती थीं। यही वह घर था जहां शांति जी ने अपने पति रमाकांत जी और दोनों बेटे राम और मोहन के साथ खुशहाल जिंदगी बिताई थी। आंगन में बच्चों की हंसी, रमाकांत जी की गहरी आवाज और शांति जी की रसोई से उठती पराठों की खुशबू, यह सब इस घर की पहचान थे। लेकिन अब वह खुशहाली सिर्फ यादों में सिमट चुकी थी। रमाकांत जी की अचानक मृत्यु ने परिवार को तोड़ दिया था। एक सड़क हादसे ने उन्हें छीन लिया और शांति जी, राम और मोहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राम उस वक्त 12वीं में था, मेहनती और आज्ञाकारी। मोहन 10वीं में था, नटखट और कमजोर, लेकिन उसकी शरारतें सबका दिल जीत लेती थीं। रमाकांत जी के किराने की दुकान जो गांव के चौक पर थी अब बंद हो चुकी थी। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं बचा था। शांति जी के पास कुछ गहने थे लेकिन वे भी राम की पढ़ाई के लिए बेचने पड़ रहे थे। एक रात शांति जी ने आंगन में चारपाई बिछाई और दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। चांदनी रात थी और तारे आसमान में चमक रहे थे। शांति जी की आवाज गंभीर थी, राम, मोहन, अब हमें कुछ करना होगा। तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ गए लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। राम, तू पढ़ाई में अच्छा है, तू दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर। मोहन, तू मेरे साथ गांव में रहे, हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। राम ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करूँगा, तुम दोनों को अपने साथ रखूंगा। उसकी आंखों में सपने थे और शांति जी को उस पर गर्व था। मोहन ने हंसकर कहा, माँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे ढाबा खोलना पड़े, चाहे खेत में काम करना पड़े, मैं सब करूँगा। शांति जी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। मोहन नटखट था और उन्हें डर था कि वह जिम्मेदारी संभाल पाएगा या नहीं। राम कुछ दिनों बाद दिल्ली के लिए निकल गया। शांति जी और मोहन ने उसे स्टेशन पर विदाई दी। राम ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मोहन ने उसे गले लगाया और मजाक में कहा, भैया, दिल्ली में बड़ा आदमी बन जा लेकिन हमें मत भूलना। राम ने हंसकर जवाब दिया, मोहन, तू माँ का ख्याल रख, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली शांति जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि राम की यह विदाई सालों की दूरी में बदल जाएगी। मोहन ने गांव में रहकर शांति जी का सहारा बनने का फैसला लिया। वह सिर्फ 17 साल का था लेकिन उसका जोश और हंसी उसे बड़ा बनाती थी। उसने गांव के चौक पर एक छोटा सा ढाबा खोलने का विचार बनाया। रमाकांत जी की दुकान से बचा हुआ कुछ सामान, शांति जी के पास जो थोड़े से पैसे थे और मोहन की मेहनत, इन सब के साथ उसने काम शुरू किया। गांव के बुजुर्ग बड़े रामधारी चाचा ने मोहन की मदद की। उन्होंने पुरानी टीन की चादरों से एक छोटी सी छत बनाई और लकड़ी की मेजें तैयार की। मोहन ने कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां खरीदी और एक साइन बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, शांति का ढाबा। साइन बोर्ड को देखकर मोहन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। माँ, अब ये ढाबा हमारा नाम रोशन करेगा।
उसने उत्साह से कहा। शांति जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मेहनत कर, भगवान सब अच्छा करेंगे। पहला दिन निराशाजनक था। शांति जी ने सुबह जल्दी उठकर आटा गूंथा, दाल बनाई और आलू की सब्जी तैयार की। मोहन ने चाय की केतली चढ़ाई और ढाबे को साफ किया, लेकिन पूरे दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। एक गांव का रिक्शा वाला जो चाय पीकर चला गया और एक राहगीर जिसने आधा पराठा खाया और बाकी छोड़ दिया। दिन के अंत में मोहन ने हिसाब लगाया, कुल कमाई 12 रुपए। वह निराश होकर शांति जी के पास गया। माँ, ये ढाबा नहीं चलेगा, कोई आता ही नहीं। शांति जी ने मोहन को गले लगाया, बेटा हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है, तू हिम्मत मत हार, हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। उनकी बातों ने मोहन में नई जान फूंकी। अगले दिन वह और जल्दी उठा। उसने ढाबे को साफ किया, मेजों पर रंग बिरंगे कपड़े बिछाए और गांव की सड़कों पर जाकर लोगों को बुलाया। चाचा आइए, माँ के हाथ के पराठे खाइए, दाल ऐसी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसकी हंसी और जोश देखकर लोग मुस्कुराने लगे। कुछ लोग जिज्ञासा में ढाबे पर आए और शांति जी के खाने की तारीफ करने लगे। मोहन का दिन अब एक रूटीन में ढल गया था। वह सुबह 4 बजे उठता, गांव के कुएं से पानी भरता और ढाबे की सफाई करता। शांति जी रसोई में खाना बनाते, पराठे, दाल, आलू की सब्जी और कभी-कभी बैगन का भरता। मोहन साइकिल पर गांव के बाजार जाता, आटा, दाल, सब्जियां और मसाले खरीदता। पैसे कम पड़ते तो वह उधार मांगता, लेकिन हमेशा समय पर चुका देता। ढाबे पर ग्राहक बढ़ने लगे। गांव के किसान, आसपास के दुकानदार और राहगीर अब नियमित रूप से आने लगे। शांति जी के पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। मोहन ग्राहकों से हंसकर बात करता, उनकी कहानियां सुनता और कभी-कभी मुफ्त में चाय पिलाता। उसकी मेहनत और शांति जी के खाने ने ढाबे को गांव का गहना बना दिया। हर शाम ढाबा बंद होने के बाद मोहन और शांति जी घर लौटते। आंगन में चारपाई पर बैठकर वे दिन का हिसाब लगाते। मोहन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहता, माँ, आज एक सेठ आया था, उसने तेरे पराठे इतने खाए कि तारीफ करते नहीं थका। बोला, ऐसा खाना तो दिल्ली के होटलों में भी नहीं मिलता। शांति जी मुस्कुराती और मोहन के सिर पर हाथ फेरते, लेकिन उनकी आंखों में राम की चिंता थी। राम दिल्ली में था, उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह कभी कभी फोन करता, लेकिन उसकी बातों में अब वह गर्मजोशी नहीं थी। माँ, ऑफिस में बहुत काम है, जल्दी आऊंगा, वह कहता। शांति जी उससे पूछती, बेटा तू ठीक है ना, गांव कब आएगा? लेकिन राम टाल देता। मोहन यह सब सुनता और चुप रहता। उसे बुरा लगता कि उसका बड़ा भाई माँ से इतना दूर हो गया, लेकिन वह शांति जी को उदास नहीं होने देता। माँ, भैया दिल्ली में बड़ा आदमी बन रहा है, जब आएगा तो हम जश्न मनाएंगे। समय बीतता गया। ढाबा अब अच्छा चल रहा था। मोहन ने कुछ पैसे जोड़े और शांति जी के लिए एक नया सलवार सूट खरीदा। वह उन्हें मंदिर ले गया, जहाँ शांति जी ने अपने दोनों बेटों की सलामती की दुआ मांगी। लेकिन कुछ दिनों बाद शांति जी की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में यह सिर्फ थकान और हल्का बुखार था, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई। मोहन ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन ने शांति जी को कस्बे के अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा। मोहन का दिल बैठ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इधर दिल्ली की चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और रंग बिरंगी रोशनी राम के लिए एक नई दुनिया थी। गांव का वह सीधा साधा लड़का जो कभी अपनी माँ शांति जी के आंचल में छुपकर दुनिया से डरता था, अब इस शहर की भव्यता में पूरी तरह खो चुका था। राम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और दिल्ली के एक नामी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी। ऑफिस के पास उसने एक किराए का छोटा सा फ्लैट लिया था, साफ सुथरा, जिसमें एक खिड़की थी
जहाँ से दिल्ली की गगनचुंबी इमारतें दिखती थीं। राम को लगता था कि वह अब इस शहर का हिस्सा बन चुका है। उसकी जिंदगी गांव की तंग गलियां, मिट्टी की दीवारों और शांति जी की रसोई से कोसों दूर थी। शुरुआती दिन राम के लिए मुश्किल थे। दिल्ली के रफ्तार, ऑफिस की भागदौड़ और अकेलापन उसे परेशान करता था। वह रात को अपने फ्लैट में लौटता, थकान से चूर, और शांति जी को फोन करता। माया, सब ठीक है, बस काम बहुत है। तू और मोहन कैसे हैं? शांति जी उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराती और कहती, बेटा तू मेहनत कर, हम यहाँ ठीक है। मोहन ढाबा चला रहा है और मैं उसकी मदद करती हूँ। तू अपने सपनों को पूरा कर। राम उनकी बात सुनकर सुकून महसूस करता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दिल्ली की चकाचौंध ने उसे बदलना शुरू कर दिया। वह उस सादगी को भूलने लगा जो कभी उसकी पहचान थी। राम का ऑफिस दिल्ली के एक पॉश इलाके में था। चमकदार कांच की इमारत, एयर कंडीशनर केबिन और स्मार्ट सहकर्मी, यह सब उसे किसी सपने जैसा लगता था। वह मेहनत करता, देर रात तक ऑफिस में रुकता और अपने बॉस की तारीफें बटोरता। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्दी उसे प्रमोशन मिल गया। अब उसकी तनख्वाह बढ़ गई थी और उसने अपने किराए के फ्लैट को छोड़कर एक बड़ा फ्लैट ले लिया। फ्लैट में नया फर्नीचर था, एक बड़ा टीवी, चमकदार सोफा और एक फ्रिज जो हमेशा कोल्ड ड्रिंक से भरा रहता। राम को लगता था कि वह अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। ऑफिस में राम की मुलाकात एक सहकर्मी से हुई। ये लोग शहर के थे, स्मार्ट, स्टाइलिश और बिंदास। वे राम को अपने साथ पब और बार ले जाते। शुरू में राम झिझकता, यार मैंने कभी शराब नहीं पी, गांव में तो ये सब होता ही नहीं था, वह कहता। लेकिन उसके दोस्त हंसते और कहते, अरे राम, ये दिल्ली है, यहाँ जिंदगी जीते हैं, गांव की तरह थोड़े ही काटते हैं, एक पैक मार, सब ठीक हो जाएगा। राम ने पहली बार शराब का गिलास थामा। पहला घूंट उसे कड़वा लगा, लेकिन दोस्तों की हंसी और माहौल ने उसे और पीने के लिए उकसाया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। शुक्रवार की रातें अब पब में गुजरने लगीं, तेज म्यूजिक, चमकती लाइटें और दोस्तों की हंसी। राम को यह सब भाने लगा। वह अपने गांव की सादगी को भूलने लगा। ऑफिस के बाद वह दोस्तों के साथ बाहर जाता, देर रात लौटता और सुबह फिर ऑफिस के लिए तैयार होता। शांति जी और मोहन को फोन करने का समय अब कम ही मिलता था। जब शांति जी फोन करती तो वह जल्दी जल्दी बात करता। माँ, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। शांति जी चुप रहती, लेकिन उनके मन में एक खालीपन भरने लगा। राम का लुक भी बदल गया। उसने अपने गांव वाले कुर्ते पैजामे अलमारी में दबा दिए और जीन्स शर्ट और ब्लेजर पहनने लगा। वह अब दिल्ली का राम था, गांव का राम नहीं। उसके दोस्त उसे कूल ड्यूक कहकर बुलाते और वह इस तारीफ में मगन रहता, लेकिन इस चमक के पीछे वह अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा था। ऑफिस में राम की मुलाकात ईशा से हुई। ईशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। वह स्मार्ट, खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी। उसका बोलने का अंदाज, उसकी हंसी और उसका कॉन्फिडेंस राम को आकर्षित करता था। ईशा दिल्ली की थी और उसकी जिंदगी गांव की सादगी से कोसों दूर थी। वह महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती, ब्रांडेड कपड़े पहनती और छुट्टियों में विदेश घूमने जाती। राम उसके सामने खुद को छोटा महसूस करता, लेकिन ईशा की दोस्ती ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ऑफिस के बाद वे कॉफी शॉप में लंबी बातें करते, वीकेंड पर मूवी डेट्स पर जाते और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे तोहफे लाते। राम ने एक दिन हिम्मत जुटाकर ईशा से अपने दिल की बात कही। ईशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं गांव का लड़का हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ईशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राम, तुम में कुछ खास है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों ने अपने परिवारों से बात की। शांति जी और मोहन को राम की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी। शांति जी ने कहा, बेटा, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ।
उसे गांव एक बार ले आ, मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। ईशा के माता पिता सहमत हो गए। हालांकि उन्हें राम का गांव का बैकग्राउंड थोड़ा खटकता था, फिर भी दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शांति जी और मोहन दिल्ली आए और शादी में शामिल हुए। शांति जी ने अपनी बहू को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, लेकिन ईशा की ठंडी मुस्कान ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। मोहन ने मजाक में कहा, भैया अब तू शादीशुदा आदमी है, भाभी को खुश रखना। राम ने हंसकर जवाब दिया, मोहन तू बस ढाबा संभाल, मैं सब संभाल लूंगा। शादी के बाद राम और ईशा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। फ्लैट आधुनिक था, मॉडर्न फर्नीचर, बड़ी खिड़कियां और दिल्ली की स्काईलाइट का नजारा। ईशा ने घर को अपने हिसाब से सजाया। उसने राम को नए कपड़े खरीदने को कहा ताकि वह शहर के हिसाब से दिखे। राम ने अपने गांव वाले कपड़े छोड़ दिए और पूरी तरह शहर का हो गया। वह अब पहले की तरह शांति जी को फोन नहीं करता था। जब शांति जी फोन करती तो वह जल्दी जल्दी बात करता, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ईशा को गांव की सादगी पसंद नहीं थी। जब शांति जी ने एक बार कहा, बेटा तुम दोनों गांव आ जाओ, मोहन ढाबे पर तुम्हारे लिए खास खाना बनवाएगा, तो ईशा ने ताने भरे लहजे में जवाब दिया, माँ जी हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ हमारे पास सब कुछ है, गांव में क्या रखा है, वहाँ तो बस धूल और गंदगी है। राम ने ईशा की बात का विरोध नहीं किया, वह चुप रहा और धीरे धीरे उसने गांव जाना बंद कर दिया। शांति जी और मोहन को राम की यह दूरी खटकने लगी। शांति जी हर रात राम को याद करती। वह मोहन से कहती, मोहन तेरा भैया अब फोन भी नहीं करता, क्या वह हमें भूल गया? मोहन उन्हें दिलासा देता, माँ भैया व्यस्त हैं, वह जल्दी आएगा। लेकिन मोहन का दिल भी टूट रहा था। वह अपने बड़े भाई को बहुत मानता था, लेकिन राम की बेपरवाही उसे चुभ रही थी। समय के साथ शांति जी की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव में मोहन उनका ख्याल रखता, लेकिन उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। मोहन ने राम को फोन किया, भैया माँ की तबीयत बहुत खराब है, तू एक बार गांव आ जा। राम ने गुस्से में जवाब दिया, मोहन मेरे पास समय नहीं है, ऑफिस में प्रोजेक्ट का टेंशन है, तू ढाबा चलाता है, कुछ पैसे इकट्ठा कर और माँ का इलाज करा, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मोहन ने फिर कोशिश की, भैया माँ तुझे बहुत याद करती है, तू बस एक बार आ जा। लेकिन राम ने चिल्लाकर कहा, मोहन तू समझता क्यों नहीं, मैं यहाँ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, माँ को तू संभाल ले। उसने फोन काट दिया। मोहन का दिल टूट गया। वह शांति जी के पास गया और झूठ बोला, माँ भैया कुछ दिन में आएंगे। शांति जी सब समझ गई थीं। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ईशा ने राम की इस बेपरवाही को और हवा दी। वह कहती, राम तुम्हारी माँ और भाई गांव में ही ठीक हैं, उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत, वे यहाँ की जिंदगी में फिट नहीं होंगे, और वैसे भी हमारी अपनी जिंदगी है, हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। राम ने ईशा की बात मान ली। वह अब शांति जी और मोहन से पूरी तरह कट चुका था। फोन पर बातें बंद हो गईं और गांव की यादें उसके लिए एक पुराना सपना बनकर रह गईं। मोहन ने हिम्मत जुटाई और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। है राम से मिलकर उसे गांव आने के लिए मनाना चाहता था। ट्रेन का सफर लंबा था और मोहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपने पास बचे हुए कुछ पैसे से टिकट लिया और बाकी पैसे शांति जी की दवाइयों के लिए रखे। दिल्ली पहुंचकर वह सीधा राम के फ्लैट पर गया। दरवाजा ईशा ने खोला। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, धूल से सने जूते और थका हुआ चेहरा। उसने ताने भरे लहजे में कहा, अरे ये ढाबे वाला यहाँ क्या करने आया? गांव में तो तेरा ढाबा चल रहा था ना, यहाँ दिल्ली में क्या काम? मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाभी मैं भैया से मिलने आया हूँ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। राम घर पर ही था। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटा था, अपने फोन में व्यस्त। मोहन को देखकर वह झुंझलाया।
मोहन, तू यहाँ क्या करने आया? मैंने तो तुझे फोन पर बोल दिया था कि मैं व्यस्त हूँ। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, माँ तुझे बहुत याद करती है। उनकी हालत बहुत खराब है, तू एक बार गांव चल। राम ने गुस्से में चिल्लाया, मोहन तू समझता क्यों नहीं है? मेरे पास समय नहीं है, तू ढाबा चलाता है, कुछ पैसे कमाता है तो माँ का इलाज करा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। ईसा ने भी ताने मारे, हाँ मोहन, तू अपने गांव की गंदगी में ही ठीक था, यहाँ दिल्ली में क्या करने आया? अपनी माँ को संभाल नहीं सकता और हमें परेशान करने चला आया। मोहन का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार कोशिश की, भैया माँ के लिए नहीं तो मेरे लिए एक बार आ जा। लेकिन राम ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया। जा मोहन, मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। मोहन चुपचाप सीढ़ियां उतर गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। वह सोच रहा था, माँ को क्या जवाब दूंगा। रास्ते भर उसे राम की ठंडी बातें और ईसा के ताने याद आते रहे। उसने फैसला किया कि वह अब राम की मदद की उम्मीद नहीं करेगा। शांति जी उसकी जिम्मेदारी थी और वह अकेले ही उन्हें बचाएगा। राम की जिंदगी अब पूरी तरह दिल्ली की रंगीन दुनिया में डूब चुकी थी। वह ऑफिस में कम समय देता और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताता। उसकी शराब की लत बढ़ गई थी। वह देर रात तक पब में रहता और सुबह हैंगओवर के साथ ऑफिस आता। उसके बॉस ने उसे कई बार चेतावनी दी, राम तुम्हारा परफॉर्मेंस गिर रहा है, सुधर जाओ वरना नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राम को फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता, मैं तो अब बड़ा आदमी हूँ, ये छोटी छोटी चेतावनियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईशा को भी राम की ये हरकतें खटकने लगी थी। वह कहती, राम तुम दिन रात शराब पीते हो, ऑफिस में ध्यान नहीं दे रहे, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लेकिन राम उसकी बातों को हंसी में टाल देता। अरे ईसा, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन वह कुछ भी नहीं संभाल पा रहा था। उसका ध्यान अब सिर्फ अपनी मस्ती और दोस्तों पर था। उधर गांव में शांति जी की हालत और बिगड़ रही थी। मोहन दिन रात उनकी देखभाल करता, लेकिन वह अकेला पड़ रहा था। उसने राम को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, मोहन मैं व्यस्त हूँ, तू संभाल ले। मोहन का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ रहे थे। वह सोचता, भैया को माँ की जरा भी फिक्र नहीं, क्या वह इतना बदल गया? राम की बेपरवाही सिर्फ शांति जी और मोहन तक सीमित नहीं थी। वह अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ भी तीखा व्यवहार करने लगा। एक बार जब उसका दोस्त रोहन, जो ऑफिस में उसका सीनियर था, ने उसे प्रोजेक्ट की डेडलाइन याद दिलाई तो राम ने गुस्से में जवाब दिया, रोहन तू मुझे मत सिखा, मैं जानता हूँ क्या करना है। रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा थी। राम की यह अकड़ धीरे धीरे उसे सबसे दूर कर रही थी। राम को लगता था कि वह अब दिल्ली का हिस्सा है। उसका फ्लैट, उसकी नौकरी और उसकी नई जीवन शैली, ये सब उसे एक ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। वह अपने गांव को पिछड़ा समझने लगा था। एक बार जब उसके ऑफिस के एक सहकर्मी ने उससे उसके गांव के बारे में पूछा, तो राम ने हंसकर जवाब दिया, अरे वहाँ क्या रखा है, मिट्टी के घर, कुएं का पानी और ढाबे का खाना, मैं तो अब दिल्ली का हूँ। सहकर्मी ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन राम की बातों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वह शांति जी की सादगी और मोहन की मेहनत को कमतर समझने लगा। जब मोहन ने उसे फोन पर ढाबे की सफलता के बारे में बताया, तो राम ने बेपरवाही से जवाब दिया, मोहन तू बस ढाबा ही चलाएगा, दिल्ली आ कुछ बड़ा कर। मोहन ने चुपचाप जवाब दिया, भैया माँ के साथ ढाबा चलाना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। लेकिन राम ने उसकी बात को हल्के से लिया। राम की ये बेपरवाही उसकी जिंदगी के हर पहलू में दिखने लगी। वह ऑफिस में मीटिंग में देर से पहुंचता, प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ता और अपने बॉस की सलाह को अनसुना करता। उसका आत्मविश्वास अब अंधेपन में बदल चुका था। वह सोचता था,
कि उसकी नौकरी, उसका फ्लैट और उसकी पत्नी यह सब हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह चमकदार दुनिया जल्द ही उसे अंधेरे में ढकेलने वाली थी। इधर अपने बड़े भाई और भाभी से बेइज्जत होने के बाद मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। राम और ईशा के तानों ने उसके दिल को चाकू की तरह चीर दिया था, लेकिन वह टूटने को तैयार नहीं था। दिल्ली की उस ऊंची इमारत की सीढ़ियां उतरते वक्त उसने एक फैसला कर लिया था। वह अब गांव में नहीं रुकेगा। शांति जी की बिगड़ती हालत और राम की बेरुखी ने उसे मजबूत कर दिया था। वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे अपनी सारी जमा पूंजी, अपना ढाबा और गांव की आखिरी निशानी तक बेचनी पड़े। गांव पहुंचते ही मोहन सीधा शांति जी के पास गया। वह अपनी पुरानी खटिया पर लेटी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें धसी हुई थीं। बुखार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और उनकी सांसें भारी थीं। मोहन उनके पास बैठा और उनका हाथ अपने हाथ में लिया। माँ तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। शांति जी ने कमजोर आवाज में पूछा, राम वह कब आएगा? मोहन का गला रूंध गया। उसने झूठ बोला, माँ भैया कुछ दिन में आएंगे, अभी वह काम में व्यस्त हैं। शांति जी चुप रहीं। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन समझ गया कि माँ सब जान चुकी है। अपनी माँ की अपने भाई के प्रति जिज्ञासा देखकर मोहन ने अपने आत्मसम्मान को दरकिनार करते हुए एक आखिरी उम्मीद से एक बार फिर उसने राम को फोन किया। भैया माँ की तबीयत बहुत खराब है, तू गाँव आ जा। राम ने गुस्से में जवाब दिया, मोहन मेरे पास समय नहीं है, तू ढाबा चलाता है, पैसे जुटा और माँ का इलाज करा, मैं यहाँ व्यस्त हूँ। मोहन ने फिर कोशिश की, भैया माँ तुझे बहुत याद करती है। लेकिन राम ने फोन काट दिया। मोहन का दिल टूट गया। माँ को क्या जवाब दूंगा, वह सोचता। लेकिन जब उसने शांति जी की ओर देखा तो जो खटिया पर कमजोर और थकी हुई लेटी थी, तो उसका हौसला फिर से जाग उठा। माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने मन ही मन वादा किया। वह शांति जी के पास गया और झूठ बोला, माँ भैया कुछ दिन में आएंगे, तू चिंता मत कर। शांति जी सब समझ गई थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शांति जी की हालत और बिगड़ने लगी। मोहन ने फैसला किया कि वह अब गांव में नहीं रुकेगा। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि वह शांति जी को दिल्ली ले जाएगा। गांव के छोटे से अस्पताल और वैद्य की जड़ी बूटियां अब काम नहीं कर रही थीं। शांति जी को अच्छे इलाज की जरूरत थी और वह इलाज सिर्फ दिल्ली में मिल सकता था। अगले दिन मोहन ने गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया। उसने कहा, चाचा ताऊ मुझे माँ को दिल्ली ले जाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसके लिए मुझे ढाबा और जमीन बेचनी होगी। गांव वालों ने मोहन की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन साथ ही चिंता भी जताई। मोहन दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ तू अकेला क्या करेगा, और राम वह क्यों नहीं आया? मोहन ने सिर्फ इतना कहा, माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब संभाल लूंगा। मोहन ने शांति का ढाबा बेच दिया। वह ढाबा जिसे उसने और शांति जी ने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था, अब किसी और का हो गया। ढाबे का साइन बोर्ड उतारते वक्त मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने याद किया कि कैसे वह और शांति जी हर शाम ढाबे पर ग्राहकों की तारीफें सुनते थे, लेकिन अब वह साइन बोर्ड धूल में लिपटा एक कोने में पड़ा था। इसके बाद मोहन ने गांव की छोटी सी जमीन जो रमाकांत जी ने परिवार के लिए छोड़ी थी, उसे भी बेच दिया। सारे पैसे इकट्ठा करके उसने एक छोटा सा थैला पैक किया। उसमें शांति जी की कुछ साड़ियां, उनकी दवाइयां और थोड़े से कपड़े थे। गांव वालों ने विदाई दी। रामधारी चाचा ने मोहन को गले लगाया और कहा, बेटा तू अपनी माँ का सच्चा बेटा है, भगवान तेरे साथ है। मोहन ने चाचा के पैर छुए और शांति जी को लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन को निकल पड़ा।
गांव की गलियां, वह आंगन और वह मिट्टी का घर अब पीछे छूट रहा था। मोहन ने पलटकर आखिरी बार अपने घर को देखा और मन ही मन कहा, माँ, मैं तुम्हें ठीक करके फिर से नया ढाबा बनाऊंगा। ट्रेन का सफर लंबा और थकाऊ था। जनरल डिब्बा भीड़ से भरा था और हवा में पसीने और खाने की गंध मिली हुई थी। मोहन ने शांति जी को एक सीट पर लिटाया और उनके पास बैठ गया। शांति जी की हालत नाजुक थी। वह खटिया से ट्रेन तक मोहन की मदद से किसी तरह पहुंची थी। मोहन ने उन्हें पानी पिलाया, उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और बार बार उनकी सांसें चेक की। शांति जी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ धीरे धीरे मोहन का नाम पुकार रहे थे। मोहन बेटा, तू इतना क्यों कर रहा है? मैं तो बोझ हूँ। मोहन ने उनकी बात काट दी। माँ, तू मेरा बोझ नहीं, मेरी जान है। तू ठीक हो जाएगी और हम फिर से ढाबा खोलेंगे। शांति जी कमजोर थी, लेकिन मोहन ने उनका पूरा ख्याल रखा। वह उन्हें पानी पिलाता, माथे पर ठंडी पत्ती रखता और कहता, माँ, तू ठीक हो जाएगी। हम दिल्ली में नया ढाबा खोलेंगे। शांति जी की आंखों में आंसू थे। मोहन, तू मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? मैं तेरा बोझ हूँ। मोहन ने जवाब दिया, माँ, तू मेरा बोझ नहीं, मेरी ताकत है। दिल्ली में भी लोग तेरे हाथ के पराठे खाएंगे। उसकी बातों में इतना जोश था कि शांति जी की बंद आंखों में भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मोहन ने अपने थैले से एक पुरानी शॉल निकाली और शांति जी को उड़ा दी। वह रात भर जागता रहा, यह सुनिश्चित करता रहा कि शांति जी को कोई तकलीफ ना हो। दिल्ली पहुंचते ही मोहन ने शांति जी को सीधे एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल की सफेद दीवारें, डॉक्टरों की भागदौड़ और मशीनों की आवाज ने मोहन को डरा दिया। वह गांव का लड़का था जिसने कभी इतना बड़ा अस्पताल नहीं देखा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डॉक्टर से बात की, साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे पास जो कुछ है वह सब दे दूंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि डॉक्टर ने उसे गंभीरता से लिया। डॉक्टर ने शांति जी की जांच की और कहा, इनका बुखार बहुत बढ़ गया है और शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, लेकिन समय पर इलाज शुरू हो गया है तो जान बच सकती है। इन्हें कुछ दिन अस्पताल में रखना होगा। डॉक्टरों ने कहा, समय पर इलाज शुरू हुआ, जान बच सकती है। मोहन ने राहत की सांस ली। उसने अपने सारे पैसे जमा किए और अस्पताल का बिल भरा, लेकिन वह जानता था कि यह पैसे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। उसे अब दिल्ली में कुछ काम धंधा शुरू करना होगा। मोहन ने अस्पताल के पास ही एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। कमरा तंग था, जिसमें सिर्फ एक पलंग, एक पुराना पंखा और एक टूटी हुई कुर्सी थी। दीवारों पर सीलन के निशान थे और खिड़की से बाहर सड़क का शोर सुनाई देता था, लेकिन मोहन को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह हर सुबह अस्पताल जाता, शांति जी की देखभाल करता और फिर काम की तलाश में निकल पड़ता। दिल्ली की सड़कें, भीड़ और शोर उसे परेशान करते, लेकिन वह रुकता नहीं और दिल्ली की सड़कों पर नई जिंदगी शुरू करने की ठान ली। उसने कई जगह नौकरी के लिए पूछा, रेस्टोरेंट, दुकानें और यहाँ तक कि निर्माण स्थल, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं मिला। लोग उसकी गांव की बोली और सादे कपड़ों को देखकर उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन मोहन दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे के पास से गुजर रहा था। वहां सड़क के किनारे कई छोटे छोटे ढाबे और ठेले थे। मोहन ने सोचा, यही तो मेरी दुनिया है। गांव में ढाबा चलाया तो दिल्ली में क्यों नहीं। उसने अपने पास बचे थोड़े से पैसों से एक छोटा सा ठेला किराए पर लिया। उसने पुराने बर्तन, एक छोटा चूल्हा और कुछ जरूरी सामान खरीदा। ठेले को साफ करके उसने एक साइन बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था, शांति का ढाबा। साइन बोर्ड को देखकर मोहन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि वह फिर से गांव में है, जहां उसने और शांति जी ने शांति का ढाबा शुरू किया था। पहला दिन मुश्किल था। मोहन ने सुबह जल्दी उठकर चाय बनाई, पराठे सेके और दाल तैयार की। उसने ठेले को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया और राहगीर को बुलाया, भैया, चाय पियेंगे, पराठे खाएंगे।
माँ के हाथ का स्वाद है, लेकिन दिल्ली की भीड़ में उसका छोटा सा ठेला कहीं खो सा गया था। दिन के अंत में सिर्फ 3 ग्राहक आए और कमाई इतनी थी कि बमुश्किल ठेले का किराया निकल पाया। मोहन निराश होकर बैठ गया। उसे गांव की याद आई, जहां हर ग्राहक उसका नाम जानता था। तभी एक ट्रक ड्राइवर उसके ठेले के पास रुका। भाई, चाय मिलेगी? उसने पूछा। मोहन ने तुरंत चाय बनाई और उसे पराठे के साथ परोसा। ड्राइवर ने खाना खाया और तारीफ की। वाह भाई, ऐसा खाना तो गांव में मिलता है, कल फिर आऊंगा। उसकी तारीफ मोहन के लिए उम्मीद की किरण बन गई। अगले दिन वह और मेहनत से काम में जुट गया। उसने अपने ठेले को और सजाया और ग्राहकों से हंसकर बात करने लगा। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर रुकने लगे। ट्रक ड्राइवर, रिक्शा वाले और पास के ऑफिस के कर्मचारी उसके नियमित ग्राहक बन गए। मोहन का खाना, जो गांव की सादगी और शांति जी की रेसिपी से बना था, लोगों के दिल को छूने लगा। शांति जी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि इन्फेक्शन कम हो रहा है और उनकी कमजोरी भी धीरे धीरे दूर होगी। मोहन हर शाम अस्पताल जाता और शांति जी के साथ समय बिताता। वह उन्हें अपने ठेले की कहानियां सुनाता। माँ, आज एक साहब आए थे, उन्होंने तेरी रेसिपी की दाल खाई और बोले, ऐसा खाना तो मेरी माँ बनाती थी। शांति जी मुस्कुराती और कहती, मोहन, तूने मेरे लिए इतना किया, मैं तेरे लिए बोझ बन गई। मोहन उनकी बात सुनकर हंस पड़ता। माँ तो बोझ नहीं, मेरी ताकत है। तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों मिलकर दिल्ली में बड़ा ढाबा खोलेंगे। शांति जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। वह अपने छोटे बेटे की मेहनत और प्यार को देखकर अभिभूत थे। कुछ हफ्तों बाद शांति जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मोहन उन्हें अपने किराए के कमरे में ले आया। उसने उनके लिए एक नया पलंग खरीदा और कमरे को साफ सुथरा रखा। शांति जी अभी भी कमजोर थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक लौट रही थी। वह मोहन से कहती, बेटा, तू दिन रात मेहनत करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मोहन जवाब देता, माँ, जब तू पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब मैं महीने भर सोऊंगा। मोहन का ठेला अब अच्छा चलने लगा था। उसकी कमाई बढ़ रही थी और उसने कुछ पैसे जोड़ लिए थे। उसने अपने ठेले को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने पास के एक छोटी सी दुकान को किराए पर लिया और उसे ढाबे में तब्दील कर दिया। दुकान छोटी थी, लेकिन मोहन ने उसे अपने गांव के ढाबे की तरह सजाया। दीवार पर भगवान गणेश जी की तस्वीर, लकड़ी की मेजें और प्लास्टिक की कुर्सियां। साइन बोर्ड पर अब भी लिखा था, शांति का ढाबा। नए ढाबे की शुरुआत शानदार रही। मोहन के पुराने ग्राहक उसके साथ आए और नए ग्राहक भी जुड़ने लगे। उसका खाना, जो सादगी और प्यार से बना था, दिल्ली की भीड़ में अपनी जगह बना रहा था। मोहन अब सुबह से रात तक काम करता। वह चाय बनाता, पराठे सेकता और ग्राहकों से हंसकर बात करता। उसकी हंसी और मेहनत देखकर लोग कहते, मोहन, तू तो गांव का हीरो है। मोहन ने अपने ढाबे में शांति जी की रेसिपी को और बेहतर किया। उसने दाल में मसाले डाले जो शांति जी उसे सिखाती थीं और पराठों को और क्रिस्पी बनाया। एक दिन एक ऑफिस कर्मचारी ने उससे कहा, मोहन, तेरा ढाबा तो दिल्ली के 5 स्टार होटल को टक्कर देता है। मोहन ने हंसकर जवाब दिया, भैया, ये माँ का प्यार है, होटल में ये स्वाद कहाँ। मोहन ने कई बार राम को फोन किया ताकि वह शांति जी से मिलने आए, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, मोहन, मैं व्यस्त हूँ। राम अब पूरी तरह अपनी दुनिया में खो चुका था। उसकी जिंदगी बार, पब और ऑफिस की भागदौड़ तक सिमट गई थी। शांति जी को उसकी बेरुखी का गम था, लेकिन वह मोहन के सामने कभी जाहिर नहीं करती थी। वह कहती, मोहन, राम अपनी जिंदगी में खुश है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोहन का मन नहीं मानता था। वह सोचता, भैया को माँ की तकलीफ क्यों नहीं दिखती, क्या वह इतना बदल गया। उसने एक बार फिर राम को फोन किया, भैया, माँ अब ठीक हो रही है, तू एक बार उनसे मिलने आ जा।
लेकिन राम ने गुस्से में जवाब दिया, मोहन तू बार बार परेशान क्यों करता है? माँ ठीक है तो तू संभाल ले, मुझे यहाँ अपनी जिंदगी देखनी है। मोहन ने फोन रख दिया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने अपने दुख को दबा लिया। वह जानता था कि उसकी असली जिम्मेदारी शांति जी है। मोहन ने अपने दुख को अपनी मेहनत में डुबो दिया। वह दिन रात ढाबे पर काम करता और हर कमाई का एक हिस्सा शांति जी की दवाइयों और घर के खर्चों के लिए रखता। उसने शांति जी के लिए एक नया सलवार सूट खरीदा और उन्हें मंदिर ले गया। शांति जी ने भगवान से सिर्फ इतनी दुआ मांगी, मेरे दोनों बेटों को सुख दे और मेरे राम को सही रास्ता दिखा। मोहन ने यह सुना और चुपके से अपनी आंखें पोंछ लीं। दिल्ली की रंग बिरंगी रोशनी जो कभी राम के सपनों को चमकाती थी, अब उसे निगल रही थी। वह गांव का सीधा साधा लड़का जो अपनी माँ शांति जी और छोटे भाई मोहन के लिए जान देता था, अब एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां से निकलना मुश्किल था। उसकी जिंदगी अब ऑफिस की भागदौड़, बार की रंगीन रातों और पत्नी ईसा की बढ़ती नाराजगी के बीच सिमट चुकी थी। राम जो कभी शांति जी की आंखों का तारा था, अब उनकी आंखों में सिर्फ उदासी बनकर रह गया था। राम का फ्लैट जो कभी उसकी सफलता का प्रतीक था, अब एक खाली खोल सा लगता था। चमकदार फर्नीचर, बड़ा टीवी और महंगा सोफा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसमें अब वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ईशा और राम की शादी जो कभी प्यार और विश्वास की मिसाल थी, अब दरारों से भरी थी। राम की बेपरवाही और उसकी नई आदतें, शराब, देर रात तक पब में समय बिताना और ऑफिस में लापरवाही, ईशा के लिए असहनीय हो चुकी थी। राम की जिंदगी अब पूरी तरह दिल्ली की रंगीन रातों के इर्द गिर्द घूम रही थी। शुक्रवार की रातें पब में शुरू होती और सुबह तक चलती। तेज म्यूजिक, चमकती लाइटें और दोस्तों की हंसी, यह सब उसे एक अजीब सा सुकून देता था। वह अपनी माँ की आवाज, मोहन की हंसी और गांव की सादगी को भूल चुका था। उसका नया दोस्तों का ग्रुप, ऑफिस में सहकर्मी और शहर के कुछ बिंदास लोग उसे हर बार और गहरे में ढकेल रहे थे। राम एक और पैक मार, उसका दोस्त रोहन जो ऑफिस में उसका सीनियर था, हंसते हुए कहता, राम जो पहले शराब को हाथ नहीं लगाता था, अब बिना पिए रात अधूरी मानता था। वह हंसता, गिलास उठाता और अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाता। पब की चमक में वह अपनी परेशानियों को भूल जाता। शांति जी की बीमारी, मोहन की पुकार और ईशा की शिकायतें। लेकिन हर रात खत्म होने के बाद जब वह अपने फ्लैट में लौटता तो एक खालीपन उसे घेर लेता। वह बिस्तर पर लेटकर सोचता, ये क्या जिंदगी है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन सुबह होते ही वह फिर उसी रंगीन दुनिया में खो जाता। राम की शराब की लत बढ़ती जा रही थी। शुरू में वह सिर्फ वीकेंड पर पीता था, लेकिन अब हर शाम उसे गिलास की जरूरत पड़ने लगी। वह ऑफिस से लौटता, सोफे पर बैठता और शराब की बोतल खोल देता। ईशा ने कई बार उसे टोका, राम तुम हर दिन पीते हो, ये आदत छोड़ दो, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राम उसकी बात को हंसी में टाल देता। ईशा, ये तो बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए है, तू टेंशन मत ले। ईशा चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई देता था। राम का ऑफिस जो कभी उसकी मेहनत का गवाह था, अब उसकी लापरवाही का साक्षी बन रहा था। वह मीटिंग्स में देर से पहुंचता, प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करता और बॉस की डांट को हंसी में टाल देता। उसका आत्मविश्वास अब अहंकार में बदल चुका था। वह सोचता, मैंने इतने साल मेहनत की, अब ये छोटी मोटी गलतियां मेरे करियर का क्या बिगाड़ लेंगी। उसके बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे कई बार चेतावनी दी, राम तुम बहुत अच्छे कर्मचारी थे, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। राम जवाब में सिर्फ सिर हिलाता और सोचता, ये लोग बस डराते हैं, मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं।
लेकिन वह गलत था। एक दिन मिस्टर शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। राम, हमें तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ रहा है। तुम्हारा परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है और कंपनी को इससे नुकसान हो रहा है। राम को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने गिड़गिड़ाने की कोशिश की। सर, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सुधार करूंगा। लेकिन मिस्टर शर्मा अडिग थे। राम, फैसला हो चुका है, तुम्हारा आखिरी दिन आज है। राम ऑफिस से बाहर निकला। उसका सिर झुका हुआ था। दिल्ली की सड़कें जो उसे कभी अपनी लगती थीं, अब उसे अनजानी सी लग रही थीं। वह अपने फ्लैट में लौटा और सोफे पर धम से बैठ गया। उसने ईशा को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। राम ने शराब की बोतल उठाई और पीने लगा, यह सोचकर कि शायद यह उसका दर्द कम कर देगी। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया, अब क्या बचा है? ईशा और राम के रिश्ते में अब वह प्यार नहीं बचा था जो पहले था। ईशा जो पहले राम की हर बात में साथ देती थी, अब उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। वह बार बार कहती, राम, तुम दिन रात शराब पीते हो, ऑफिस में ध्यान नहीं देते, हमारी जिंदगी का क्या होगा? लेकिन राम उसकी बातों को अनसुना कर देता। ईशा, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जब राम की नौकरी गई तो ईशा का गुस्सा फूट पड़ा। वह घर लौटी और राम को शराब के नशे में पड़ा देखकर चिल्लाई, राम, ये क्या हाल बना रखा है? तुमने नौकरी खो दी और अब भी शराब पी रहे हो। मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुम तो बर्बाद हो गए। राम ने नशे में जवाब दिया, ईशा, तू चिल्ला मत, मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगा। लेकिन ईशा ने उसकी बात काट दी। राम, मैं अब और नहीं सह सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसने अपना बैग पैक किया और अपने मैके के लिए निकल गई। राम ने उसे रोकने की कोशिश की। ईशा, रुक जा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन ईशा ने पलटकर कहा, राम, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा तब शायद मैं तुम्हारी बात सुनूं। वह दरवाजा बंद करके चली गई। राम अकेला रह गया। उसका फ्लैट जो कभी हंसी और प्यार से भरा था, अब एक ठंडा और खामोश मकान बन चुका था। नौकरी जाने और ईशा के चले जाने के बाद राम पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास अब ना पैसा था, ना नौकरी और ना ही कोई साथी। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ रातें बिताते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। रोहन, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, ने एक दिन फोन पर कहा, राम, तू अब अपने हाल पर छोड़ दे, हम लोग तो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। राम ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। वह दिन रात शराब में डूबा रहता। उसका फ्लैट अब गंदा और अव्यवस्थित हो चुका था। खाली बोतलें, बिखरे हुए कपड़े और टूटे हुए ग्लास, यह सब उसकी जिंदगी की कहानी बयान कर रहे थे। वह सोफे पर लेटकर पुरानी तस्वीरें देखता। एक तस्वीर में वह, शांति जी और मोहन गांव के आंगन में हंसते हुए थे। राम की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, राम, तू मेरी आंखों का तारा है। उसे मोहन की हंसी याद आई जो उसे हर बार चिढ़ाता था, भैया, तू तो बड़ा आदमी बनेगा। राम ने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया। माँ, मोहन, ईशा सब मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सच नहीं था। यह वह था जिसने अपनी माँ और भाई को ठुकराया था। उसने शांति जी की बीमारी को अनदेखा किया, मोहन के अनुरोधों को तुच्छ समझा और ईशा के प्यार को ठोकर मार दी। उसका दिल पश्चाताप से भर गया। एक रात जब वह अपने फ्लैट में अकेला बैठा था, उसने शांति जी की एक पुरानी तस्वीर उठाई। वह तस्वीर गांव के आंगन में खींची गई थी, जहां शांति जी मुस्कुरा रही थी और राम और मोहन उनके दोनों तरफ खड़े थे। राम की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वह दिन जब उसने मोहन को अपमानित किया, वह रात जब उसने शांति जी के फोन को अनसुना किया और वह पल जब उसने ईशा को अपने पास से जाने दिया।
उसी रात राम ने हिम्मत जुटाई और शांति जी का पुराना नंबर डायल किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या माँ मुझसे बात करेंगी? क्या वह मुझे माफ करेंगी? फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ शांति जी की कमजोर लेकिन प्यारी आवाज आई। राम बेटा, तूने फोन किया। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, मैं बहुत गलत था। शांति जी की आवाज में खुशी थी लेकिन साथ ही दर्द भी। बेटा, तू मेरा लाडला है। मैंने तुझे कभी गलत नहीं माना। तू कहाँ है? सब ठीक है ना? राम ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने सब खो दिया। नौकरी गई, ईशा चली गई और मैं तुझसे और मोहन से इतना दूर हो गया। मुझे माफ कर दे। शांति जी ने जवाब दिया, बेटा, माँ का दिल बड़ा होता है। मैंने तुझे कब का माफ कर दिया। तू दिल्ली में ही है ना? मोहन और मैं भी यही हूँ। तू आजा मेरे पास। राम को विश्वास नहीं हुआ। माँ, तुम दिल्ली में हो मोहन के साथ? शांति जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, मोहन ने मुझे यहाँ लाकर मेरा इलाज करवाया। वह दिन रात मेहनत करता है। तू आ, हम सब फिर से एक साथ होंगे। उन्होंने राम को अपना पता दिया। राम ने फोन रखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार वे पश्चाताप के साथ साथ उम्मीद के भी थे। वह सोच रहा था, मोहन ने माँ को संभाला जब मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं कितना स्वार्थी था। उसने फैसला किया कि वह अगली सुबह शांति जी और मोहन से मिलने जाएगा। उस रात राम को नींद नहीं आई। वह अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर दिल्ली की रोशनी भरी सड़कों को देख रहा था। ये वही सड़कें थीं जिन्होंने उसे अपने सपनों की ओर खींचा था, लेकिन अब ये सड़कें उसे खोखली लग रही थीं। उसने सोचा, मैंने क्या पाया? पैसा, शोहरत, दोस्त, सब कुछ तो छूट गया, लेकिन माँ और मोहन अभी भी मेरे लिए है। क्या मैं उनके लायक हूँ? उसने अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद किया जब उसने शांति जी और मोहन को ठुकराया। वह मोहन का चेहरा याद करने लगा जब उसने दिल्ली में उससे मिलने की कोशिश की थी। वह ईसा की बातें याद करने लगा जब उसने उसे चेतावनी दी थी। राम का दिल भारी हो गया। उसने खुद से वादा किया, मैं बदलूंगा, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। माँ और मोहन ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन अब मुझे खुद को माफ करना होगा। राम ने अपने फ्लैट को देखा, खाली बोतलें, बिखरे कपड़े और गंदगी। उसने फैसला किया कि वह अब शराब को हाथ नहीं लगाएगा। उसने सारी बोतलें उठाई और बाहर फेंक दी। फिर वह बाथरूम में गया, ठंडे पानी से मुंह धोया और आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी नजरों में एक नई चमक थी। वह चमक पश्चाताप और बदलाव की थी। सूरज की पहली किरण दिल्ली की तंग गलियों से बने उस छोटे से कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आई, जहाँ शांति जी और मोहन रहते थे। कमरा साधारण था, मिट्टी की दीवारों पर सीलन के धब्बे, एक पुराना पंखा जो खटखट की आवाज के साथ धीरे धीरे घूमता था, और एक लकड़ी का पलंग जिस पर शांति जी बैठी थी। दीवार पर भगवान गणेश की एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी और पास ही एक पुरानी अलमारी में शांति जी की साड़ियाँ और कुछ जरूरी सामान रखा था। कमरे में सादगी थी, लेकिन वह सादगी प्यार और मेहनत से भरी थी। शांति जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। वह अपने बड़े बेटे राम का इंतजार कर रहे थे। कमरे में ताजे पराठों की खुशबू फैली थी। मोहन रसोई में व्यस्त था, अपने मजाकिया अंदाज में बड़बड़ाते हुए, माँ, आज तेरे लिए खास आलू के पराठे बनाए हैं, गर्मा गर्म खा ले, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। शांति जी ने जवाब दिया, मोहन, तू दिन रात मेरे लिए मेहनत करता है, अब थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मोहन ने हंसकर कहा, माँ, जब तू पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब मैं महीने भर की छुट्टी लूंगा और सारा दिन सोऊंगा। यह उनका रोज का रिवाज था। मोहन की मेहनत, शांति जी का प्यार और उनके बीच का अटूट रिश्ता। लेकिन आज का दिन अलग था।
शांति जी का दिल खुशी और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। क्या मेरा राम वाकई बदल गया है? क्या वह अपने किए पर पछताता है? मोहन भी चुपके से दरवाजे की ओर देखता, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता। उसे राम की बेरुखी, उसके ताने और दिल्ली में हुए अपमान याद थे, लेकिन वह अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। राम ने रात को फोन पर वादा किया था कि वह सुबह आएगा। शांति जी और मोहन दोनों को उम्मीद थी, लेकिन उनके मन में एक हल्का सा डर भी था। क्या राम वाकई आएगा? क्या वह सचमुच अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है? सुबह के 9 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें अपने रोजमर्रा के शोर और जाम से भरी थीं। ऑटो की तीखी हॉर्न, सड़क किनारे ठेले पर चाय बेचने वालों की आवाजें और भीड़ का रेला, यह सब दिल्ली की पहचान था। लेकिन मोहन के छोटे से कमरे में एक अजीब सी शांति थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मोहन ने चौंक कर दरवाजा खोला। वहां राम खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं और कपड़े साधारण, एक पुरानी शर्ट और जींस। वह चमकता सूट और टाई वाला राम नहीं था जो कभी दिल्ली की सड़कों पर इठलाता था। वह अब एक टूटा हुआ इंसान था, जिसके चेहरे पर पश्चाताप और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। भैया, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना खुशी, बस एक ठंडा सा स्वर। राम ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मोहन, मैं माँ से मिलने आया हूँ। मोहन ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने दिया। शांति जी पलंग पर बैठी थी। राम को देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। राम, मेरा बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। राम खटिया के पास पहुंचा और शांति जी के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे और मोहन को बहुत दुख दिया। मैं स्वार्थी था, अंधा था। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मुझे एक मौका दे माँ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कमरे का माहौल भारी हो गया। लेकिन शांति जी का चेहरा गंभीर था। वह अपने बेटे को प्यार करती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक माँ का दर्द और गुस्सा भी था। उन्होंने राम का सिर अपने हाथों में नहीं लिया, बल्कि उसकी आंखों में देखा और कठोर स्वर में कहा, राम, तूने मुझे क्या समझा था? एक बोझ? मैं तेरी माँ हूँ, जिसने तुझे 9 महीने कोख में रखा, जिसने तेरे लिए रातें जाग कर काटी, और तूने मुझे क्या दिया? तू मुझे भूल गया, मेरी तकलीफ को अनदेखा किया। तूने मोहन को अपमानित किया, उसे तुच्छ समझा, और आज तू माफी मांगने आया है। बोल, तुझे क्या लगता है माँ का दिल इतना कमजोर है कि तू 2 आंसू बहाएगा और सब भूल जाएगी? राम सिर झुकाए चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। शांति जी की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मैंने तुझे पढ़ाया, तुझे दिल्ली भेजा ताकि तू कुछ बन जाए, लेकिन तूने क्या किया? तूने शराब में अपनी जिंदगी डुबा दी, अपनी बीवी को ठुकराया और अपने भाई को नीचा दिखाया। आज तू यहाँ क्यों खड़ा है राम? क्योंकि भगवान ने तेरी गलतियों का दंड दे दिया। तूने जो बोया वही काट रहा है। मोहन, जो एक कोने में खड़ा था, अब आगे आया। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा था। भैया, तूने मेरे साथ जो किया उसे तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन माँ के साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब माँ बुखार में तड़प रही थी, तूने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैंने तुझे कितनी बार कहा, माँ की तबीयत खराब है, आ जा, लेकिन तूने क्या कहा? मोहन, तू संभाल ले। मैंने संभाला भैया। मैंने ढाबा बेचा, जमीन बेची और माँ को दिल्ली लाकर उनका इलाज करवाया। लेकिन तू कहाँ था? राम का सिर और झुक गया। वह अपने घुटनों पर बैठा था, हाथ जोड़े। माँ, मोहन, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की। मैंने तुम दोनों को ठुकराया। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। मेरी नौकरी गई, ईशा मुझे छोड़कर चली गई।
मेरे दोस्तों ने मुंह फेर लिया। मैं अब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शांति जी चुप रही। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनका चेहरा अब भी गंभीर था। मोहन की सांसें तेज थीं। वह अपने भाई के सामने खड़ा था, लेकिन उसका मन पिघल रहा था। तभी शांति जी ने गहरी सांस ली और राम की ओर देखा। उनकी आवाज अब नरम थी, लेकिन उसमें एक माँ की ताकत थी। राम रुको। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं एक माँ हूँ बेटा। बेटा चाहे कितनी गलतियां कर ले, माँ का दिल उसे माफ कर देता है। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरा हर बोझ उठाएंगे। तूने देखा, मोहन ने अपनी मेहनत से यहाँ एक वजूद बनाया। तुझे भी यहीं रहकर खुद को साबित करना होगा। मोहन ने भी राम की ओर देखा। भैया, माँ ने जो कहा वह सही है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन अब तुझे दिखाना होगा कि तू सचमुच बदल गया है। मेरे ढाबे पर चल, मेरे साथ काम कर। हम दोनों मिलकर माँ के लिए कुछ करेंगे। राम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उनमें एक नई चमक थी, पश्चाताप की, बदलाव की और उम्मीद की। शांति जी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे दोनों लाडले, तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। राम, तूने गलतियां की, लेकिन अब तू सही रास्ते पर है। मोहन, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। अब तुम दोनों मिलकर इस परिवार को फिर से बनाओ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। कमरे में एक ऐसी शांति थी जो सालों बाद लौटी थी। यह वह पल था जब परिवार की टूटी हुई कड़ियां फिर से जुड़ रही थीं। अगले दिन मोहन राम को अपने ढाबे पर ले गया। शांति का ढाबा दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे पर था। यह कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन इसकी सादगी और स्वाद ने इसे मशहूर कर दिया था। लकड़ी की मेजें, प्लास्टिक की कुर्सियां और दीवार पर भगवान गणेश की तस्वीर, यह सब गांव की याद दिलाता था। ढाबे पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी थी। ट्रक ड्राइवर, रिक्शा वाले और पास के ऑफिस के कर्मचारी यहाँ नियमित रूप से आते थे। मोहन ने राम को रसोई में ले जाकर काम समझाया। भैया, तू चाय बनाना शुरू कर, मैं पराठे और दाल संभाल लूंगा। राम ने झिझकते हुए चाय की केतली चढ़ाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वह जो कभी ऑफिस में प्रेजेंटेशन देता था, अब चाय बनाने में घबरा रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह शांति जी की रसोई में उनकी मदद करता था। लेकिन तब वह बच्चा था और अब वह एक टूटा हुआ आदमी था, जो अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पहला दिन राम के लिए मुश्किल था। वह चाय जल्दी बनाना चाहता था, लेकिन गलती से चीनी ज्यादा डाल दी। एक ग्राहक ने चाय पीकर मजाक में कहा, भाई, ये चाय है या शरबत? मोहन ने हंसकर बात संभाली, चाचा, ये मेरे भैया का पहला दिन है। अगली बार ऐसी चाय पिलाएंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। राम शर्मिंदा था, लेकिन मोहन की हंसी ने उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे राम ने ढाबे का काम सीख लिया। वह सुबह जल्दी उठता, मोहन के साथ ढाबे की सफाई करता, चाय बनाता और ग्राहकों को खाना परोसता। उसने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया। पहले कुछ दिन उसे शराब की तलब लगी, लेकिन मोहन और शांति जी का साथ उसे ताकत देता। हर शाम जब वह ढाबा बंद करके घर लौटता, शांति जी उसे गले लगाती और कहती, मेरा राम अब सही रास्ते पर है। उनकी बातें राम के लिए किसी मेडल से कम नहीं थीं। मोहन और राम की जोड़ी ढाबे पर मशहूर हो गई। मोहन की हंसी और राम की मेहनत ग्राहकों को पसंद आने लगी। एक बुजुर्ग ग्राहक ने एक दिन कहा, मोहन, तेरा भाई तो कमाल का है। चाय बनाता है तो गांव की याद आती है। राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा, यह सब मोहन ने सिखाया है। मोहन ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई। भैया, तू अब मुझसे भी बेहतर चाय बनाने लगा है। राम ने न सिर्फ ढाबे पर मेहनत की, बल्कि अपने आचरण को भी सुधारा। वह अब पहले जैसा अहंकारी नहीं था। वह ग्राहकों से नम्रता से बात करता, मोहन की हर बात मानता और शांति जी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता।
उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली, जो उसे शराब और रंगीन रातों की ओर खींचते थे। उसका चेहरा अब थकान से नहीं बल्कि मेहनत और संतोष से चमकने लगा था। कुछ हफ्तों बाद राम ने नौकरी की तलाश शुरू की। वह जानता था कि ढाबा उसका और मोहन का सपना है, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। उसने कई जगह रिज्यूम भेजे। शुरू में उसे निराशा ही मिली। कंपनियां उसके पिछले रिकॉर्ड को देखकर झिझकती थीं, लेकिन राम ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में उसे अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। यह कोई बड़ा पद नहीं था और तनख्वाह भी कम थी, लेकिन राम के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने पहली तनख्वाह से शांति जी के लिए एक नई साड़ी और मोहन के लिए एक नया शर्ट खरीदा। जब वह घर लौटा और उन्हें तोहफे दिए तो शांति जी की आंखें नम हो गईं। राम, ये साड़ी नहीं, तेरा प्यार है। मैंने तुझे फिर से पा लिया। मोहन ने शर्ट पहनकर मजाक किया। भैया, अब तो मैं ढाबे का मालिक लग रहा हूँ। राम ने हंसकर जवाब दिया, मोहन, तू पहले से ही मालिक है, मैं तो बस तेरा साथी हूँ। राम का जीवन अब पटरी पर था, लेकिन उसके मन में एक कसक थी, ईर्ष्या। वह जानता था कि उसने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया था। उसने शांति जी और मोहन से बात की। माँ मोहन, मैंने ईसा के साथ बहुत गलत किया। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या वह मुझे माफ करेगी? शांति जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तू दिल से पछताता है तो शायद भगवान भी तेरी सुन लेता है। तू उससे बात कर, लेकिन इस बार सच्चाई और इज्जत के साथ। राम ने हिम्मत जुटाई और ईशा को एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी ना तो शिकायत थी ना सफाई, बस एक सच्चा माफीनामा। उसने अपनी गलतियां मानी, कैसे वह शराब में डूब गया, कैसे उसने ईशा को ठुकराया और कैसे उसने अपने परिवार को भुला दिया। उसने अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया, मोहन का ढाबा, शांति जी का साथ और उसकी मेहनत। अंत में उसने सिर्फ एक मुलाकात की गुजारिश की, ईसा, मैं नहीं जानता कि तू मुझे माफ करेगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सच्चाई देखे। बस एक बार मुझसे मिल ले। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राम निराश नहीं हुआ। वह ढाबे और अपनी नौकरी में जुटा रहा। वह जानता था कि माफी मांगना आसान है, लेकिन उसे पाना समय और मेहनत मांगता है। एक शाम जब मोहन और राम ढाबे पर पराठे परोस रहे थे, एक टैक्सी ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। साफ सादा सलवार कुर्ता, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में एक तूफान। यह ईशा थी। राम हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कह भी नहीं पाया, बस खड़ा रह गया। ईशा धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, बहुत देर कर दी राम, लेकिन फिर भी मैं यह जानने आई हूँ कि जो शब्द तुमने लिखे, क्या वो तुम्हारे कर्मों में भी दिखते हैं? उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी थी। राम ने गहरी सांस ली और कहा, ईशा, मैंने अब धोखा देना, खुद से भागना और अपनों को भूलना छोड़ दिया है। मैं बदला नहीं हूँ, मैं खुद से मिल पाया हूँ। अगर तू चाहे तो मैं फिर से साबित कर सकता हूँ कि मैं अब वही राम नहीं हूँ जिसने तुझे तोड़ा है। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखें ईशा की आंखों में झांक रही थीं। ईशा की आंखों में नमी आ गई। वह पल भर चुप रही, फिर मोहन की ओर देखकर बोली, शायद मुझे भी अब तुम्हारे इस नए परिवार को जानने और समझने का मौका देना चाहिए। मोहन मुस्कुराया। उसने ईशा को गले लगाया और कहा, भाभी, तू हमेशा इस परिवार का हिस्सा थी, बस थोड़ा वक्त लग गया। शांति जी, जो पास ही खड़ी थीं, की आंखें नम थीं, उन्होंने ईशा को गले लगाया, जैसे कोई बहू नहीं बल्कि बेटी लौट आई हो। ईशा ने भी अपनी गलतियां मानी। उसने शांति जी से कहा, माँ जी, मैंने आपको और मोहन को गलत समझा। मैंने आपके गांव को, आपकी सादगी को कमतर समझा, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि असली ताकत प्यार और परिवार में है। मुझे माफ कर दीजिए। शांति जी ने उसका माथा चूमा। बेटी, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मौका दिल कभी गुस्सा नहीं रखता। मोहन ने चाय बनाई और चारों आंगन में बैठकर बातें करने लगे।
पुराने गिले शिकवे बिना बोले हवा में बह गए। ईशा ने राम से कहा, राम, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी थी। मैंने भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? राम की आंखें चमक उठीं। ईशा, मैं यही चाहता था। गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें, माँ को और मोहन को कभी दुख नहीं दूंगा। कुछ महीनों बाद राम और ईशा ने फिर से साथ रहने का फैसला किया। वे शांति जी और मोहन के उसी पुराने कमरे में रहने लगे, जो अब धीरे धीरे एक नए घर में बदल रहा था। दीवारों पर सीलन की जगह अब रंगत थी। पुराना पंखा ठीक हो चुका था और वह लकड़ी का पलंग अब भी वही था, लेकिन उस पर अब 4 मुस्कुराहटें एक साथ बैठा करती थीं। राम और ईशा ने मोहन के कमरे के पास एक बड़ा फ्लैट किराए पर लिया, जहां पूरा परिवार एक साथ रहता था। शांति का ढाबा अब दिल्ली में मशहूर हो चुका था। उसने पास में एक बड़ी दुकान किराए पर ली और ढाबे को और विस्तार दिया। नई दुकान में स्टील की टेबल, आरामदायक कुर्सियां और दीवारों पर गांव की तस्वीरें थीं। मोहन ने मेन्यू में नए व्यंजन जोड़े, पनीर की सब्जी और शांति जी की खास दाल। राम ने ढाबे के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, जहां वह तस्वीरें और ग्राहकों की तारीफें पोस्ट करता। शांति का ढाबा अब दिल्ली के फूड लवर्स के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गया। राम की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। उसने अपने बॉस की तारीफें बटोरनी शुरू कर दी थी। ईशा ने ढाबे की मार्केटिंग की जिम्मेदारी ली और उसे सोशल मीडिया पर मशहूर किया। शांति जी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वह कभी कभी ढाबे पर जाती और मोहन के साथ पराठे बनाती। ग्राहक उनकी तारीफ करते। माँ जी, आपके हाथ में जादू है। शांति जी हंसकर जवाब देती, बेटा, ये जादू मेरे बेटे और बहू के प्यार का है। 1 साल बाद मोहन ने ढाबे की पहली सालगिरह पर एक बड़ा जश्न रखने का फैसला किया। ढाबे को रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों और लाइटों से सजाया गया। ग्राहकों के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया। शांति जी की रेसिपी से बनी दाल, पनीर की सब्जी और मोहन के मशहूर पराठे। राम ने अपने ऑफिस के सहकर्मियों को बुलाया और ईशा ने अपने दोस्तों को न्योता दिया। शाम को ढाबा ग्राहकों और मेहमानों से खचाखच हो रहा था। मोहन और राम मिलकर खाना परोस रहे थे, जबकि ईशा और शांति जी ग्राहकों से बात कर रही थीं। एक बुजुर्ग ग्राहक ने मोहन से कहा, बेटा, तुमने ये ढाबा नहीं, एक परिवार बनाया है। तुम दोनों भाइयों की मेहनत और तुम्हारी माँ का प्यार, ये सब इस खाने में झलकता है। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा, ये सब माँ की दुआओं की वजह से है। जश्न के अंत में शांति जी ने सभी को संबोधित किया। उनकी आवाज में गर्व और खुशी थी। मेरे दोनों बेटे राम और मोहन ने मुझे नई जिंदगी दी। ईशा, मेरी बेटी, ने हमारे परिवार को पूरा किया। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा एकजुट रहे। और आप सब जो हमारे ढाबे पर आते हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उनकी बात सुनकर सभी ने तालियां बजाई। राम ने आगे बढ़कर कहा, माँ मोहन, ईशा, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन आप सबने मुझे माफ किया और मुझे फिर से अपने परिवार का हिस्सा बनाया। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मोहन ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई। भैया, अब ये वादे वादे छोड़ो, चलो ग्राहकों के लिए और पराठे बनाए। सभी हंस पड़े। कुछ महीने बाद मोहन ने एक नया सपना देखा, शहर में और ढाबे खोलने का। उसने राम और ईशा के साथ मिलकर एक छोटी सी चेन शुरू की, जिसका नाम रखा गया शांति का स्वाद। हर ढाबे में शांति जी की रेसिपी का खाना परोसा जाता और दीवारों पर उनके परिवार की तस्वीरें सजाई जाती। शांति जी अपने परिवार की एकजुटता देखकर हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती। एक शाम परिवार अपने फ्लैट के आंगन में बैठा था। शांति जी चारपाई पर थीं। राम और ईशा उनके पास बैठे थे और मोहन उनके लिए चाय बना रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे और दिल्ली का शोर धीमा पड़ चुका था। शांति जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मुझे सब कुछ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से एक साथ होंगे। राम ने उनकी बात सुनी और कहा,
माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमें प्यार और माफी सिखाया। मोहन चाय लेकर आया और मजाक में कहा, माँ अब तू चाय पी और ये गंभीर बातें बंद कर, वरना भैया फिर से रोने लगेगा। सभी हंस पड़े। हंसी की गूंज आंगन में फैल गई और वह पल परिवार की एकजुटता का प्रतीक बन गया। दिल्ली की चमक अब उनके लिए सिर्फ एक पृष्ठभूमि थी। उनकी असली ताकत उनका परिवार था। यह कहानी सिर्फ राम मोहन, शांति जी और ईसा की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो गलतियां करता है, लेकिन पश्चाताप और मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से संवारता है। माफी का स्वाद सिर्फ ढाबे के खाने की कहानी नहीं है। यह उस प्यार, विश्वास और एकजुटता की कहानी है जो परिवार को जोड़ता है। शांति जी का प्यार, मोहन की मेहनत, राम का पश्चाताप और ईसा की माफी इस कहानी को एक गहरी सीख देती है। जिंदगी में गलतियां हर कोई करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उनसे सीखे और अपनों से माफी मांगने की हिम्मत दिखाए। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और जब माफी सच्चे दिल से दी जाती है तो वह टूटे रिश्तों को जोड़ने की शक्ति रखती है। परिवार की ताकत, प्यार और विश्वास से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। इसलिए कभी भी अपनों को ठुकराने की गलती ना करें, क्योंकि असली खुशी और सफलता रिश्तों की गर्माहट में ही छिपी होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।